हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं लाइव आया था फर्स्ट टाइम पिछले बुधवार को यूट्यूब पर, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इस चैप्टर का नाम लिया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, और मैंने कमेंट्स भी देखे, उसमें भी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, कि ये करवा दीजिए। तो आज मैं ये चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ। इसके साथ में भी थोड़ा सा आपको और इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को शाम को 7 बजे हर वीक जो है लाइव आता हूँ यूट्यूब पे। तो आपको कुछ पूछना हो तो आप आ सकते हैं, लाइव मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब आज तो 24 दिसंबर है, 25 दिसंबर यानी कि कल जो है बुधवार को मैं शाम को 7 बजे लाइव आऊँगा, ठीक है। ओके, अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं और अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। देखो, बात ऐसी है, घुमा फिरा के नहीं, सीधा टॉपिक पे आएंगे और फटाफट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। देखो, ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि अकाउंटिंग जो होती है वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर चलती है। लुका पैसियोली 1494 के अंदर हमको जो मैथमेटिशियन थे इटली के, वो बता के गए भाई डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है अडॉप्ट करो। तो पूरी दुनिया ने जो है डबल अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, यानी कि उसको दो पार्टीज को रिकॉर्ड किया जाता है, और उसको हम डेबिरे और क्रेडिरे यानी कि डेबिट और क्रेडिट भी बोलते हैं, डीआर और सीआर। ओके, अब क्या होता है कि ये जो प्रोसीजर है डबल अकाउंटिंग सिस्टम का, इसके लिए हर बिजनेस को एक अकाउंटेंट को बिठाना पड़ेगा। या तो खुद अकाउंटिंग करो, खुद नहीं आता है, खुद को टाइम नहीं मिलता है अगर बिजनेसमैन को, तो वो अकाउंटेंट को बिठाएगा। आज के टाइम में अब टैली सॉफ्टवेयर होता है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। तो उसके अंदर जो है अकाउंटेंट एंट्रीज करता है, तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन हो जाता है। लेकिन अकाउंटेंट को रखना तो उसको सैलरी पे करना पड़ेगा, कंप्यूटर लगाना, एक स्पेस देना, उसको फाइल्स मेंटेन करना, ये सब वही बिजनेस कर सकता है जो एक बड़े लेवल का, अच्छे खासे लेवल का बिजनेस हो, यानी कि जिनकी सेल्स वगैरह अच्छी हो, जिनका स्टाफ अच्छा खासा हो, तो वो कर सकता है। अब जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, जैसे आप अपने आसपास बहुत सारे दुकानें देखते होंगे, शॉप्स देखते होंगे, तो उनके लिए किसी अकाउंटेंट को सैलरी पे करना या कंप्यूटर लगा के अकाउंटिंग कराना वो इतना नहीं है ना, उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी इतनी इनकम भी नहीं है, इतनी सेल्स भी नहीं होती है। ओके, तो जो कमाएंगे वो अकाउंटेंट ले जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, ठीक है। तो वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन नहीं करते हैं। हाँ, वो एक काम जरूर करते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे कितना कैश आया, कितना कैश गया। इसके अलावा बैंक से कोई ट्रांजेक्शन हुए, आजकल तो पेटीएम, फोन पे वगैरह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसका स्टेटमेंट निकाल सकते हो। और इसके अलावा कभी कहीं से कोई किसी को पैसे देने हैं या किसी से लेने हैं, यानी जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं कि भैया उस आदमी से इतना गुड्स खरीदा तो उसको इतने देने हैं, और इसको उधार बेचा है तो इससे इतने लेने हैं। तो मोटा मोटी जो सिंगल एंट्री सिस्टम होती है, जिसमें वो डबल अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करते हैं, वो खुद ही किसी रफ नोटबुक के अंदर या कोई एक नोटबुक रख देते हैं, उसके अंदर कुछ कैश के ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, बैंक की पासबुक मिल जाती है या स्टेटमेंट ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है आजकल तो। और इसके अलावा कुछ पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी व्यक्ति का, मतलब जो पर्सन के अकाउंट्स होते हैं, किसको देने हैं, किससे लेने हैं, बस ये मेंटेन करते हैं। लेकिन इनको भी ये तो जानना ही होता है ना कि भैया ये पूरे ईयर के अंदर हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस, किसी एक पीरियड के अंदर हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस। हाँ, तो वो उसके लिए वो अकाउंटेंट को रख तो नहीं सकते, लेकिन साल में या 3 महीने में या 6 महीने में जो उनको सही लगे, वो एक बार तो ये पता जरूर करना चाहेंगे ना कि मेरे बिजनेस से मुझे प्रॉफिट है या लॉस। तो इसके लिए अकाउंटेंट रख तो नहीं सकते, लेकिन अकाउंटेंट के पास में जा तो सकते हैं। ओके, और उनको ये तो दे सकते हैं कि भाई देखो, ये हमारा कैश, ये बैंक, और इतना मैंने ये सब लिख रखा है, अब आप बता दीजिए कि मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब आप ही हैं, बीकॉम कर रहे हैं, और आपके पास में जो आप आसपास की शॉप्स वाले हैं, वो भैया बोलते हैं अच्छा तो आप कॉमर्स कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, चलो हमको बताइए कि हमारे बिजनेस से प्रॉफिट हुआ या लॉस। या आपके घर वाले बोल दें, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर रखी है कि आपको प्रॉपर जनरल एंट्रीज मिल जाएगी, उससे आप लेजर बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाओगे। तो उतना उनके पास है ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया उन्होंने, मतलब हर ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड करते ही नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन कौन से हो गए, इनकम्प्लीट। इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या जो सिंगल एंट्री, यानी कि ओनली एक ही पक्ष को, एक ही पार्टी को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनकी अकाउंटिंग करके कैसे पता लगाया जा सके कि इस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब देखो, इसमें दो चीजें होती है। एक तो क्या करो, दो मेथड से, एक तो ओनली प्रॉफिट या लॉस पता करना, ओनली नो प्रॉफिट और
लॉस। एक तो वो केवल प्रॉफिट या लॉस पता करना चाहता है फ्रॉम बिजनेस, या उस ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, केवल ये पता करना चाहता है। एक क्या करना चाहता है, एक वो चाहता है नहीं भैया मेरे को प्रॉफिट या लॉस नहीं, पूरे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके दो। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट कैसे बनेंगे जबकि उसने डबल अकाउंटिंग सिस्टम पर रिकॉर्ड्स ही नहीं रखे हैं, डेटा को रिकॉर्ड ही नहीं किया है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा है और जो उसको याद है उसके बेसिस पर जो सिंगल एंट्री है ना, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड इनटू डबल एंट्री सिस्टम। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि सिंगल एंट्री से ही आप फाइनल अकाउंट बना लो, यानी कि सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, तो फाइनल अकाउंट बन जाएंगे। उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट द्वारा पता लगेगी। तो इस केस के अंदर हम ये सब बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई जरूरी अकाउंट है जैसे डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो सब बनाते हैं, ओके। लेकिन इस केस के अंदर केवल प्रॉफिट और लॉस पता करना है, पूरा का पूरा कन्वर्जन नहीं करना है। तो इस केस के अंदर आपको ओनली प्रॉफिट पता करना है। तो इस केस के अंदर हम 3 अकाउंट बनाते हैं। एक अकाउंट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर, एक तो बनाते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, और एक बनाते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स, और एक बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, कुछ नई चीजें लग रही है, बहुत हार्ड है क्या? नहीं, बहुत इजी, बहुत इजी है। ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से हम प्रॉफिट एंड लॉस पता कर लेंगे। तो अब पहले आज के लेक्चर के अंदर ये मैं करवा रहा हूं, अब इसको कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं आइए समझते हैं। तो जो फर्स्ट वाला मेथड है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि उसके क्या अंदर क्या बनेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स। अब ये ओपनिंग या क्लोजिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर का फॉर्मेट क्या होता है वो बता देता हूं, ठीक है। चाहे आप ओपनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर बना रहे हो या क्लोजिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर बना रहे हो, मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बना देता हूं, यानी कि जी बैलेंस शीट होती है उसका ही फॉर्मेट होता है। यहाँ पर सारी लायबिलिटीज लिखनी होती है, यहाँ सारी एसेट्स लिखनी होती है। अब आपको ये पता होगा कि इस बिजनेस के अंदर अभी जिस डेट की ये बैलेंस शीट बना रहे हो, ओपनिंग की बना रहे हो या क्लोजिंग की बना रहे हो, उस दिन हमारे पास इतना कैश पड़ा है, इतना बैंक के अंदर बैलेंस पड़ा है, कुछ हमारे पास फर्नीचर पड़ा है, कुछ हमारे पास प्लांट या मशीनरी पड़ी है, अगर बिल्डिंग पड़ी है तो बिल्डिंग ले लो, स्टॉक पड़ा है तो वो ले लो। तो ये सारी एसेट्स ले ली। अब इस एसेट्स में से जो लायबिलिटीज है वो लेस कर दो, जैसे क्रेडिटर्स लेस कर दो, या बैंक से कोई लोन लिया है तो वो लेस कर दो, ठीक है, ओके। और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो लेस कर दो, बैंक ओडी। अब बैंक में बैलेंस होगा या ये होगा, दोनों में से एक होगा। ये मैं आपको ऐसे फटाफट इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आपको ये सब आता है, ओके, ठीक है ना। मतलब बैलेंस शीट तो आपको बनानी आती है ना, किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप की। हम ये सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बना रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट आपको पता है ऐसी नहीं बनती है, उसका तो शेड्यूल होता है और वो अलग बनती है, उसका फॉर्मेट ही अलग होता है, ओके। फिर यहाँ आ जाएगा आपका कैपिटल। अब ये कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर में, यानी कि यहाँ की टोटल में से ये तीनों यहाँ की लायबिलिटीज लेस करोगे तो कैपिटल आ जाएगी। अब ये कैपिटल अगर ओपनिंग बना रहे हो बैलेंस शीट तो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग बना रहे हो तो क्लोजिंग कैपिटल। तो ऐसे दो स्टेटमेंट बनेंगे, एक से ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी और एक से क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। जैसे ही कैपिटल आ जाएगी उसके बाद में आप बनाओगे स्टेटमेंट्स ऑफ पीएनएल, और बहुत आसानी से जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाएगा। अब कैसे, आइए मैं बताता हूँ। ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ले लीजिए क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कहां से आएगी ना, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट से। वो बना के आप बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग कैपिटल निकाल दोगे। इसके अंदर आपको दो चीजें ऐड करनी है। अगर आपने पूरे ईयर के अंदर या उस पीरियड में ड्राइंग करी है तो वो ऐड करना है, और इसके अलावा कोई विड्रॉवल किया है कैपिटल का, इसको परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, यानी कैपिटल निकाल के लेके गए हो, तो ये दोनों ऐड करना है। फिर जो आएगा उसमें से लेस करना है आपको
दो चीजें, एक तो एडिशनल कैपिटल, अगर आप एडिशनल कैपिटल लेके आए हो तो वो आपको क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में यहां आ जाएगी एडजस्टेड कैपिटल, क्या आ जाएगी, एडजस्टेड कैपिटल। अब ये जो आंसर आ रहा है एडजस्टेड कैपिटल, इसमें से आप लेस कर दोगे ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट से बैलेंसिंग फिगर में। तो ओपनिंग कैपिटल जैसे हटाओगे ना तो आ जाएगा आपका यहां पर प्रॉफिट या लॉस, प्लस में आया तो प्रॉफिट और माइनस में आया तो लॉस। तो ये स्टेटमेंट होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो मैं बताता हूं। देखो, कोई बिजनेस है, ठीक है, उसने जब 1 अप्रैल 2000 फॉर एग्जांपल के लिए 23 को बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसकी जो कैपिटल थी यानी कि ओपनिंग कैपिटल, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, 1 लाख रुपए थी, ठीक है। अब जब वो ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2024 को, तब उसने देखा कि उसकी जो कैपिटल है, अब वो कौन सी होगी, क्लोजिंग कैपिटल, वो बढ़कर के जो है ना 1,30,000 रुपए होगी। अब मान लेते हैं इसने कोई ड्राइंग नहीं किया, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, कोई कैपिटल का विड्रॉवल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ओनली बिजनेस किया और उसकी कैपिटल बढ़ के 1,30,000 हो गई। तो 1 लाख की कैपिटल बढ़ के 1,30,000 हो गई, क्यों, क्योंकि 30,000 रुपए का क्या हो गया आपको, प्रॉफिट। यानी कि आप क्या करो, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल क्या कर दो, लेस, तो क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ओके, तो 30 का प्रॉफिट हो गया। तो हम भी यही कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल ली, उसमें से ओपनिंग क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। बट यहां पर कुछ चीजें और भी ले रहा हूं, वो क्या हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, यानी कि कुछ पैसा निकाला है तो जोड़ दो, कुछ एडिशनल लाए तो हटा दो, तो फिर आप एक एडजस्टेड कैपिटल आएगी, उसमें से ओपनिंग कैपिटल लेस करोगे तो आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। मैं इसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको करके बताता हूं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना। ओके, ठीक है। यहां तक अगर बने हुए हो तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि बीकॉम से रिलेटेड तो आपको बीबीए से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मिलता है और मिलता था और मिलेगा। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, रामलाल हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च 2017। अब ये कौन सा है, ओपनिंग या क्लोजिंग? अब 31 मार्च 2017 बोल रहा है ना, और नीचे आप यहाँ देखिए 31 मार्च 2018 भी बोल रहा है, तो इसका मतलब हमारा ईयर कौन सा, 17-18। तो 17 वाला जो है ये कौन सा हो गया, ओपनिंग बैलेंसेस। इनकी वजह से हम बना देंगे ओपनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट, और ये हो गया हमारा क्लोजिंग, तो इसकी मदद से हम बना देंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि ये क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दे रखे, और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे, उसके लिए सॉरी। तो यहां पर हम बना देते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, फटाफट से, या इसके पीछे डेट भी लिख सकते हो, तो ओपनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2017। तो पिछले, ये हमारा जो ईयर है 17-18 है, कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2017 को हो रहा है, तो 31 मार्च 2017 का जो क्लोजिंग है वो इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो चाहे ये डेट लिखो या इसकी जगह आप ये भी डेट लिख सकते हो, 1 अप्रैल 2017, क्योंकि 31 मार्च 2017 का अगला दिन कौन सा है, 1 अप्रैल 2017, जिसमें नया ईयर स्टार्ट हो रहा है। ओके, ठीक है। लायबिलिटीज, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, आपको पता होगा ना इतना तो कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में कंप्लीट होता है। ओके, अब हमको क्या क्या दे रखा है, कैश नेट दे रखा है 400 रुपये और बैंक में दे रखा है 4,000 रुपये। ओके, तो कैश दे रखा है 400 और बैंक में दे रखा है 4,000, सही पड़ा, देख लेते हैं वापस, 4 और 400,000, ठीक है। सन्ड्री डेटर 12,000 के, स्टॉक 8,000 का है, तो डेटर्स है हमारे पास 12,000 के और स्टॉक कितना था, 8,000, याद है आपको? ओके जी, नेक्स्ट। उसके बाद है प्लांट है 10,000 का, बिल्डिंग है 20 की, प्लांट है 10 और बिल्डिंग है 20,000 की। ओके जी, नेक्स्ट। फिर दे रखा आपको फर्नीचर है 6,000 का। ओके जी, फर्नीचर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट दे रखे आपको क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी हो गई, कितनी है, 6,300, तो यहां हम क्रेडिटर्स ले लेंगे 6,300। और क्या है, और फिर आपको दे रखा है यहां पर क्रेडिटर के बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लाइबिलिटी होती है, वो एक्सपेंसेस
जिसका पेमेंट आपको करना था लेकिन अभी तक आपने नहीं किया है, तो आपकी क्या है, ऑब्लिगेशन है, आपकी लायबिलिटी है, कितना है, 1100 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1100। अब क्या करो, आप एसेट साइड की टोटल करो और उसमें से ये दोनों लायबिलिटी लेस कर दो। तो यहाँ पर आपकी जो कैपिटल है, कौन सी, ओपनिंग वाली कैपिटल, वो कैसे आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर में, कौन सी, ओपनिंग कैपिटल। ओके, तो इधर करो, देखो 400 प्लस 4000 प्लस 12000 प्लस 8000 प्लस 10000 प्लस 20000 प्लस 6000, 60,400, उसमें से लेस कर दो 6300 और 1100, तो 53,000। ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल, जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर काम आ जाएगी। जब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे तो तब हमारे काम आ जाएगी। अब ऐसे कैसे हमको एक स्टेटमेंट और बनाना है, क्लोजिंग, और उससे पता करनी है क्लोजिंग कैपिटल। तो आइए बनाते हैं यहां पर। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, अगर आपने वो अच्छे से देखी होगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। ये हो गया एसेट्स, लायबिलिटीज। ओके, सबसे पहले वही कैश, फिर आएगा बैंक। देख लेते हैं दोनों कितने कितने हैं। तो यहाँ 31 मार्च 2018 के बैलेंसेस दे रखे हैं। देखो, जो यहाँ पर आपका कैश है वो है 1000 रुपीज़ का, बैंक नहीं दे रखा, तो कैश तो 1000 लिख दो, बैंक नहीं दे रखा है, आगे होगा तो देख लेंगे। इसके अलावा आपको स्टॉक दे रखा 17,000 का, स्टॉक ले लेते हैं। स्टॉक पड़ा है 17,000 का, जो दे रखे हैं वो ले लेते हैं। नेक्स्ट आपको सन्ड्री डेटर दे रखे हैं 8,000 के। ओके, सन्ड्री डेटर कितने दे रखे हैं आपको, सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर है ये, हाँ डेटर ही है, 8,000 के। तो यहाँ आ जाएगा डेटर 8,000, डेटर लिखा हुआ है ना साफ साफ। ओके, नेक्स्ट बैंक का बैलेंस नहीं दे रखा है, पता है क्यों, क्योंकि बैंक का क्या है, ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है, जिसकी वजह से बैंक में जो हमारा पैसा था उससे ज़्यादा हमने 2,000 रुपये निकाल दिए, तो हमारी लायबिलिटी हो गई बैंक ओडी 2,000, इसलिए बैंक का बैलेंस नहीं दे रखा था। तो हम यहाँ ले लेंगे बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट 2,000। ओके, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, बस आगे करते जाओ। नेक्स्ट है हैड टू प्ले नहीं पे, हैड टू पे 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर, अभी पेमेंट करना है 12,000 क्रेडिटर्स को। तो यहाँ आ जाएंगे क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है ना 12,000। ओके जी, नेक्स्ट। फिर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ के 2,000 रुपये हो गए। ओके, तो इस बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने, 2,000, ये भी लायबिलिटी है, 2,000 थे, 2,200 थे, 2,000। ओके, सही। अब क्या बोल रहा है, ही परचेज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 14,000, तो ये नई एसेट है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो क्या है, नई एसेट। तो एक इन्वेस्टमेंट नाम की एक न्यू एसेट परचेज कर ली 14,000। ओके जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट है ड्रॉ, यानी ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग कहाँ काम आएगी आपकी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर। और 1 अक्टूबर 2017 को क्या कर रहा है, 10,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। तो ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल ये दोनों ही स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में काम आती है। ओके, तो वहां लिख देंगे। नीचे क्या है, अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीन जो है वो पहले थी ना ओपनिंग में, तो अभी भी है, वो बेची थोड़ी, लेकिन उस प्लांट एंड मशीन पे क्या करना है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये रहा प्लांट एंड मशीन कितना है, 10,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो यहाँ लिख दो प्लांट कितने का, 10,000 का, लेस कर दो डेप्रिसिएशन कितना, 10%। अब 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000, तो 10,000 में से 1,000 लेस कर दो तो बच गए 9,000, यानी 9,000। ओके, नेक्स्ट। उसके अलावा बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी हो गया, 5% जो डेप्रिसिएशन लगाना वो किस पे लगाना है, बिल्डिंग पर। तो बिल्डिंग भी देखो हमारे पास यहाँ होगी, बिल्डिंग कितनी बड़ी है, ये रही बिल्डिंग 20,000 की, तो 20,000 में 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हम यहाँ ले लेंगे बिल्डिंग, क्योंकि बेची थोड़ी है, तो पहले थी तो अभी भी पड़ी है, 20,000 लेस कर दो डेप्रिसिएशन कितना, 5%। अब 20,000 का 5% होता है 1,000। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, 10% होता है 2,000, उसका आधा हो गया 1,000, तो ये हो गया 19,000। और
और यहाँ पर कुछ नहीं बोल रखा है। तो अब हम थोड़ा सा ऊपर वाली फिक्स एसेट्स को देखेंगे, क्योंकि फिक्स एसेट्स जो है अगर हम बेचे नहीं तो एज इट इज आती है। तो फिक्स एसेट्स के अंदर देखिए तो प्लांट लिख दिया, बिल्डिंग लिख दिया, फर्नीचर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, लेकिन बेचा भी नहीं है तो फर्नीचर एज इट इज नीचे आ जाएगा, क्योंकि फर्नीचर तो लगा हुआ ही है ना दुकान के अंदर। हाँ डेप्रिसिएशन बोलता तो मैं जरूर लगाता, नहीं बोला तो मैंने 6000 एज इट इज ले लिया। बस अब आपको क्या करना है, एसेट साइड की टोटल कर दें। करें जी, तो 1000 प्लस 17000 प्लस 8000 प्लस 14000 प्लस 9000 प्लस 19000 प्लस 6000, तो यार 74000, सॉरी 74000 जो है एसेट साइड की टोटल आ रही है। उसमें से ये लायबिलिटी लेस कर देते हैं, 2001 है, 12001 है और 2001 है, तो ये आ गया 58000। तो ये जो 58000 आया है ये क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर में आया है आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है, ओपनिंग कैपिटल भी आ चुकी है, तो हम बना देते हैं फटाफट से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, जिसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखो ऐसे बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ये रही, देखो ये आई अभी हमारे पास में कितनी, 58000। ओके, इसमें हम ऐड करते हैं ड्राइंग या फिर परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तो परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, ड्राइंग जरूर दे रखी है, ये रही क्वेश्चन में बता देता हूँ, ये रही देखो, ये रही ड्राइंग, यहाँ पर मैंने लिखा भी था, है ना। ड्रॉ कर रहा है कितना, 16000 रुपये, तो ड्राइंग है 16000 रुपये, वो क्या हो जाएगी बेटा, 16000 रुपये ऐड कर देंगे, 16000 ऐड कर देंगे। ओके, तो 58000 प्लस कर दो 16000, तो ये आ गया 74000। इसमें से लेस करते हैं अगर एडिशनल कैपिटल वो लेके आया है, तो एडिशनल कैपिटल, बिल्कुल एडिशनल कैपिटल लेके आया है, अक्टूबर में लेके आया है। ये देखो 1 अक्टूबर 2017 को बॉट 10,000 एज एडिशनल कैपिटल, तो 10,000 रुपये एडिशनल कैपिटल के लाया है, तो 10,000 रुपये हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 10,000 एडिशनल कैपिटल की जैसे ही लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 64,000। व्हाट इज दिस, दिस इज एडजस्टेड कैपिटल, और एडजस्टेड कैपिटल में से हमको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल को लेस करना है। ओपनिंग कैपिटल इसमें से लेस करेंगे, प्लस में आया तो प्रॉफिट हो जाएगा और माइनस में आंसर आया तो लॉस हो जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल है कितनी, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बना रखा था, ये क्लोजिंग था, ये रहा ओपनिंग। बैलेंसिंग फिगर में कितनी आई थी, 53,000, तो ये 53,000 क्या हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। अब 64,000 में से 53,000 लेस कर दो, 64,000 माइनस 53,000, तो ये आ गया आपका 11,000 प्रॉफिट, प्लस में आ रहा है तो ये क्या हो गया प्रॉफिट, यानी कि 2017-18 में हमें जो है 11,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से हमने सिंगल एंट्री में जो हमको डेटा दे रखा था उसके बेसिस पर हमने जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको जो सिंगल एंट्री का डेटा है उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करके जो फाइनल अकाउंट है वो बनाना सिखाऊंगा, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर कंटिन्यू लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।